हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जय सिंह यादव आपके अपने चैनल एग्जाम हिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम संविधान लगातार आपको क्लासें दे रहे हैं और वो भाई टुकड़ों में बांट करके हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। और वो जो एक एक टॉपिक लेकर के हम अलग अलग से आपको दे रहे हैं, उसमें आज जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक देखेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। क्योंकि हम राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे हैं तो इस बात पे आप ध्यान दें कि राष्ट्रपति की शक्तियां और राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो शक्ति पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ये किसमें दिया गया है तो आपको पता होगा कि ये अनुच्छेद 72 में है। ठीक ना, आर्टिकल नंबर 72 में है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अनुच्छेद 72 यानी आर्टिकल नंबर 72 राष्ट्रपति की यहाँ पर क्या है, क्षमादान शक्ति। इसमें लिखा हुआ है क्षमादान शक्ति, ठीक है ना। लेकिन राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियों का उल्लेख आर्टिकल नंबर 72 में किया गया है, इसे आप ऐसे समझें कि क्या ये जो क्षमादान की जो शक्तियां हैं ये स्वविवेकीय है। पहली बात, क्या ये स्वविवेकीय है? तो आपको बताना होगा स्वविवेकीय नहीं है, ये भी स्वविवेकीय नहीं है। तो स्वविवेकीय नहीं है तो मतलब राष्ट्रपति जो चीज़ों को माफ़ कर देता है, ठीक ना, वो किसके कहने पर, ठीक ना। तो ये क्षमादान किसके कहने पर होता है? मंत्रिमंडल की सलाह पर, मंत्रिमंडल की सलाह पर क्षमा करता है, ठीक है ना। अब जैसे कि ये तो आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, राज्यों में राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल की बात अगर हम बात करें कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति कौन से अनुच्छेद में है, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान, तो उसको आप 161 याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 161 में, ठीक है ना। तो आप एक बात यहाँ पर और नोट में ये बात समझ ले, जैसे कि कुछ दोस्तों को दिक्कत हो जाती है सर, आप यहाँ पर ये कहा गया है कि जो है राष्ट्रपति जो होगा वो न्यायिक प्रक्रिया मतलब कि न्यायिक प्रक्रिया वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो यहाँ पर वो नया वाला काम कैसे करने लगेगा कि मैं किसी को अगर सजा मौत हुई है या 10 साल 20 साल की सजा हुई है तो उसकी सजा को माफ कर दे रहा है, तो न्यायिक प्रक्रिया हो जाएगी ना। और आपको पता होगा कि अनुच्छेद नंबर 50 में दिया गया है डीपीएसपी वाले में कि जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका में अंतर है। तो नोट में एक बात यहाँ पर मैं उससे पहले स्पष्ट कर दूँ, फिर यहाँ पर मैं पुनः आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर मैं यहाँ पर थोड़े समय के लिए बात करूँगा अनुच्छेद 50 में क्या लिखा गया है, अनुच्छेद 50 ये कहता है कार्यपालिका और न्यायपालिका में अंतर। कार्यपालिका और न्यायपालिका में यहाँ पर अंतर। आप कहोगे सर यहाँ पर तो कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और फिर अगर वो न्यायपालिका में भी घुस जाएगा तो अंतर कहाँ रह जाएगा। तो आपको मैं यहीं पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह अनुच्छेद 72 का उल्लंघन नहीं करता। यह अनुच्छेद 72 का उल्लंघन नहीं करता, ठीक है। का यहाँ पर उल्लंघन नहीं करता, ये बात आप यहाँ पर याद रखें, ठीक ना। उल्लंघन नहीं करता है का मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा जो क्षमादान शक्ति की जा रही है वो एक न्यायिक प्रक्रिया नहीं है, वो न्यायिक प्रक्रिया से बाहर होता है। तो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूँ कि ये अनुच्छेद 50 जो है ये अनुच्छेद 52 का उल्लंघन नहीं करता है। इस बात को आप यहाँ पर अच्छे से याद रखें, ठीक है ना।
स्विवेकीय शक्ति नहीं है, मंत्रिमंडल की सलाह पर ऐसा क्षमा क्षमा करने का जो निर्णय लेता है राष्ट्रपति, वो मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता है ऐसा, ठीक है, मंत्रिमंडल के कहने पर ऐसा होता है। और एक बात है यहाँ पर ये समझना होगा कि भाई जैसे कि क्षमादान की शक्तियों के तहत क्या क्या आता है, तो क्षमादान की शक्तियों के अंदर 5 प्रकार के क्षमा किए जाते हैं, ठीक है, 5 प्रकार के क्षमा करने का प्रावधान है। राष्ट्रपति जो है वो 5 प्रकार की क्षमा को कर सकता है। अच्छा एक बात, वो 5 प्रकार लिखने से पहले एक बात और समझ लीजिएगा। जैसे आपको पता होगा कि अगर हम बात करें कि जो न्यायिक व्यवस्था है, पहले अगर कोई भी दिक्कत होती है तो लोग कहाँ जाते हैं, अधीनस्थ न्यायालय। कहाँ जाते हैं, अधीनस्थ न्यायालय जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय के बाद वह व्यक्ति अगर उससे संतुष्ट नहीं होता है तो हाई कोर्ट जाता है, और हाई कोर्ट से अगर भी संतुष्ट नहीं होता है वह व्यक्ति तो कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट की बात को मानना ही होगा, ठीक है, लेकिन अगर उसके निर्णय को से जो है आप संतुष्ट हो या ना हो, अगर आपको जो भी सजा वगैरह मिली हुई है, अगर उसको भी आप माफ करवाना चाहते हैं राष्ट्रपति के पास, तो आपके पास एक और रास्ता होता है कि आप इन बातों को राष्ट्रपति के पास तक ले जाएं और उसे वहां पर माफ किया जा सकता है, लेकिन वो न्यायिक प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक ना। न्यायिक प्रक्रिया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक ही होता है। तो यहाँ पर ये देख लेंगे कि राष्ट्रपति 5 प्रकार से क्षमा दान कर सकता है। वो 5 कौन कौन से होते हैं, ये बात समझना होगा आपको। पहला होता है क्षमा, दूसरा होता है जिसे कहते हैं एक होता है परिहार होता है, एक होता है जिसे कहते हैं लघुकरण। क्या होता है, लघुकरण। तीसरा होता है, और चौथे की बात करें तो यहाँ पर होता है एक जिसे कहते हैं प्रतिलंबन। एक क्या होता है यहाँ पर, प्रतिलंबन होता है, और एक होता है जिसे कह देते हैं पांचवा यहाँ पर जिसको यहाँ पर ही कह दिया जाता है ना कि मतलब रोक दिया जाएगा और किसी विशेष के लिए किया जाता है, ठीक है, कि रोक दिया जाता है। उसके अलावा जैसे कि जो गर्भवती महिलाएं वगैरह होती हैं, ठीक है, उनके लिए रोक दिया जाता है, और उसको नाम यहाँ पर दे देते हैं विराम। क्या नाम दे देते हैं, विराम। अब आपको समझना होगा एक एक जो यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं इनका मतलब क्या होता है। तो किसी भी सजा को पूर्ण रूप से माफ कर देना, ठीक ना। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया है, तो वो अगर मान लीजिए कोई भी, जैसे किसी को चाहे फांसी हुई हो, चाहे 10 साल की सजा हुई हो, कुछ भी हुआ हो, तो अगर इसके तहत क्या होता है, सजा को पूर्ण रूप से माफ कर दिया जाता है। सजा को पूर्ण रूप से माफ कर देना, अर्थात आप समझिए वो कोई भी सजा हो, चाहे 10 साल की सजा हो, चाहे 20 साल की सजा हो, चाहे जो है फांसी की सजा हो, अगर उसे राष्ट्रपति पूर्णतया माफ कर सकता है तो कर देता है, तो उसे हम यहाँ पर क्षमा की बात कहेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा क्या होता है, परिहार में क्या होता है कि सजा की अवधि को कम कर देना। क्या हो जाता है, सजा की अवधि को कम करना, ठीक है, क्या होता है, परिहार होता है। सजा की अवधि के लिए उदाहरण, यानी कि अगर मैं बात करें यहाँ पर एग्जाम्पल क्या क्या होता है, सजा की अवधि को कम करना। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 साल की सजा हुई है, 10 साल की सजा अगर हुई है, 10 साल की सजा को 5 साल की सजा में बदलना, 5 साल की सजा में बदलना, ठीक है भैया। तो बदलना, ये क्या हो जाता है, परिहार का मतलब यहाँ पर समझिए कि जो आप समझ गए होंगे कि जो 10 साल की सजा है उसे आप जो है ना उसकी अवधि को कम किया जा सकता है। तो अगर ऐसा राष्ट्रपति करता है तो वो क्या कहलाएगा,
परिहार कहलाएगा, परिहार। लेकिन यहाँ पर अगला जो शब्द है जिससे कहते हैं लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है, इसमें सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है, ठीक ना। यानी कि इसमें सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है, सजा की प्रकृति को बदल दिए जाने का मतलब क्या है कि सजा की जो प्रकृति है वो बदलने का आशय सिर्फ इतना है कि एग्जाम्पल से समझना। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि जैसे कि यहाँ पर फांसी की सजा को, एग्जाम्पल में समझो, फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलना, आजीवन कारावास में बदलना, ठीक है भैया। तो ये बात आपको समझना है, फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलना होगा। तो जब बदल दिया जाएगा तो उसे यहाँ पर लघुकरण कहेंगे, ठीक है। प्रतिलंबन में क्या होता है ये बात आप समझिएगा, लेकिन प्रतिलंबन से पहले आपको विराम समझाता हूँ, फिर हम चर्चा करेंगे प्रतिलंबन पे। अब यहाँ पर समझना कि जैसे कि विराम क्या होता है, तो विराम में क्या होता है ना, ये लघुकरण और विराम एक ही होता है, बस इसमें जो कारण होता है इसमें कारण बताया जाता है। कारण मैंने कहा कि एक ही होता है, तो इसका मतलब ये समझ सकते हो कि मैं लिख भी देता हूँ, चलो ठीक ना, कि इसमें सजा की, इसको नहीं, अभी हम यहाँ पर ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें सजा की प्रकृति को, प्रकृति मतलब प्रकार समझ लेना, प्रकृति मतलब प्रकार, इसमें सजा की प्रकृति को बदला जा सकता है, बदला जाता है। प्रकृति का मतलब आप कहोगे सर यही चीज तो आपने प्रकृति की बात लघुकरण में भी किया, यहाँ भी कर रहे हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर हमको जब कारण दिया जाता है, एक विशेष चीज के लिए बताया जाता है, जैसे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, कारण क्या होता है, गर्भवती महिलाओं के लिए। तो यहाँ पर एक चीज होता है, मान लो कोई लेडी जो प्रेग्नेंट है और उसे किसी कारणवश अगर फांसी की सजा दे दी जाती है और वहाँ पर राष्ट्रपति के पास अगर वो दया याचिका लेकर के पहुँचती है, ठीक है, या दया याचिका वहाँ पर जाती है, तो अगर ये कारण वहाँ पर गर्भवती महिला का कारण लिखा होता है और इस चीज को जब राष्ट्रपति माफ करेगा या उसकी प्रकृति को बदलेगा, तो वहाँ पर एक शब्द की व्याख्या करेगा जिसका नाम होगा विराम। क्या नाम होगा, विराम होगा। तो आई थिंक यहाँ पर आप विराम समझ गए होंगे, लघुकरण, परिहार और क्षमा समझ गए होंगे। अभी मैं आपको ये, चलो ठीक है इतना, अभी इसके बाद क्या है ना कि ये समझते हैं चौथे नंबर पर ये वाला जो छुटा हुआ है जिसे कहते हैं प्रतिलंबन। तो प्रतिलंबन क्या होता है, इतना मिटाने के बाद हम उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्या होता है, प्रतिलंबन। प्रतिलंबन के तहत क्या होता है, जैसे कि ये मान लीजिए कि कोई भी दया याचिका लेकर के राष्ट्रपति के पास अगर पहुंचता है या राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, मैं भी बताता हूँ उसकी थोड़ी सी प्रक्रिया क्या है, ठीक है, कि राष्ट्रपति के पास कैसे दया याचिका की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला हो जाएगा जिसे कहेंगे प्रतिलंबन। अब ये प्रतिलंबन क्या होता है ये बात समझ लीजिए। प्रतिलंबन में क्या होता है कि दंडादेश की तिथि को अस्थायी रूप से, ठीक ना, अस्थायी रूप से उसको निलंबित करना ही प्रतिलंबन कहलाता है। दंडादेश की तिथि को अस्थायी रूप से राष्ट्रपति द्वारा रोक देना, रोक लगा देना। इसका मतलब समझिए क्या क्या, कैसे रोक लगा दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 10 दिन बाद फांसी है और उसकी जो दया याचिका है राष्ट्रपति के
2 दिन पहले पहुंचती है। ठीक है, 2 दिन पहले पहुंचती है, जिस तारीख को उसको जो है, जिस तारीख को उसको सजा होनी है उसके 2 दिन पहले दया याचिका पहुंचती है। तो उस पर निर्णय लेने से अच्छा ये होता है कि राष्ट्रपति क्या कर देता है कि यानी जिस तिथि को उसे फांसी होनी होती है उसको अस्थायी रूप से रोक लगा देता है, पूर्णतया नहीं, अस्थायी रूप से उस तिथि पर कि अभी इस व्यक्ति को फांसी ना दी जाए, इतना क्या करके उस पर विचार किया जाता है। ठीक है, तो आप कहोगे ये सब विचार कब तक करेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, 5 साल, 10 साल, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। अस्थायी रूप से तिथि पर रोक लगा दी जाती है और फिर वो 1 साल, 10 साल भी सोचा जा सकता है। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति के द्वारा 10 साल लगा दिया जाए सोचने में और उसके बाद फिर ये दया याचिका माफ ना की जाए, तो उस समय क्या होता है, तो उस चीज को हम क्या कर सकते हैं, उस न्यायिक व्यवस्था को हम फिर सुप्रीम कोर्ट लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रक्रिया है, जो दया याचिका की जो प्रक्रिया है, इसको चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, अगर इतना ज़्यादा समय लग जाए तो। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं लेके जा सकते कि भाई अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी ने क्षमादान या क्षमा याचिका जो है स्वीकार कर लिया और उस व्यक्ति को माफ कर दिया, तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा कि क्यों राष्ट्रपति जी ने माफ कर दिया, उसका कारण बताएं, तो ये सब नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि वो स्थगित डेट को स्थगित करने के बाद, यदि वो डेट को स्थगित करने के बाद 5 साल बाद वो ये कहते हैं कि अब इस व्यक्ति को फांसी दिया जाना चाहिए, फिर वो जाकर के निश्चित करते हैं, 5 साल ऐसा कहने में लगा देते हैं, तो इस ऐसी अगर चीज़ें होती हैं तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और इसे फिर सुप्रीम कोर्ट पूर्णतः रद्द करके उसे बरी भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो इतना ज़्यादा समय है, ये माना जाता है कि अगर फांसी की सज़ा हुई है और 500 या 5 साल तक ऐसा जो है अगर समय लग जाता है तो वह व्यक्ति प्रतिदिन मरता है जिसको फांसी की सज़ा सुनाई गई होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो क्या क्या बातें यहाँ पर हमने आपको बता दिया है। तो जैसे कि क्या है कि वही चीज़ कि यहाँ पर कुछ कुछ बातें आप और समझ लीजिए क्या होता है। मैं इनको प्रक्रिया प्रोसेस बता देता हूँ क्या होता है। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो गई है तो वह भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय होता है उसको अपने किसी वकील के द्वारा, किसी कानून के जानकार द्वारा वो लेटर क्षमा याचिका की भेजी जाती है मंत्रिमंडल के पास, गृह मंत्रालय के पास, और फिर वो गृह मंत्रालय जो होता है उस संबंधित राज्य की राज्य सरकार से पूछता है। ठीक ना, तो वहाँ से अगर जब निर्णय आता है गृह मंत्रालय के पास तो फिर मंत्रिमंडल के पास जाता है, फिर मंत्रिमंडल के द्वारा वो चीज़ें फिर राष्ट्रपति के पास आती हैं और मंत्रिमंडल की अनुमति से ही, ठीक ना, मंत्रिमंडल के कहने पर ही राष्ट्रपति ऐसा निर्णय लेता है। जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि ये स्वविवेकी शक्ति नहीं है, क्षमादान की जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास वह स्वविवेकी नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रपति जो है वो सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति सजा को माफ करने से पहले वो क्या कर सकता है, वो राष्ट्रपति जो होता है सजा को माफ करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के CJI से यानी मुख्य न्यायाधीश से वो सलाह ये ले सकता है कि ये यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन वह सलाह लेने के बाद भी वह अधिकारी नहीं होगा कि जो है कि इसे माफ़ किया जाए या इसकी सज़ा को कंटिन्यू रखा जाए। ये सलाह को बाध्यकारी नहीं होगा राष्ट्रपति इन सारी चीज़ों के संबंध में पूछे जाने पर। ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इसे आप सुन करके याद रखने का प्रयास करें। हालांकि आपके सवाल यहीं से बन जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको जो एक कुछ चीज़ें जैसे याद रखनी है कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति जो है और जो राज्यपाल की न्यायिक शक्ति है इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इतना ही समझ लीजिए यहाँ पे कि लगभग बराबर है, बस कुछ ही मुद्दों पर बराबर नहीं है। जैसे कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को पूर्णतया माफ कर सकता है, पूर्णतया उसकी सजा को पूर्णतया माफ कर सकता है जैसे इसको कुछ हुआ ही ना हो। ये राष्ट्रपति के पास पावर होती है। लेकिन जो राज्यपाल होता है उसके पास ये पावर नहीं होती है। राज्यपाल क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति की फांसी की सजा को वो कुछ मतलब उसकी प्रकृति को चेंज कर सकता है, 100% माफ नहीं कर सकता है। ठीक ना। प्रकृति चेंज करने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो जो है आप ऐसे समझ लें कि भाई फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकता है, ठीक ना, लेकिन उसे 100% माफ नहीं कर सकता। बाकी सभी जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल के पास है, जो राष्ट्रपति के पास है, खास करके ये न्यायिक प्रक्रिया के लिए। ठीक है भैया, तो न्यायिक प्रक्रिया के लिए तो लगभग। और अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि जैसे कि जो क्षमा मांगने के लिए
क्षमा मांगने के लिए क्या हम फिजिकली जा करके राष्ट्रपति से गिड़गिड़ा सकते हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे किए हैं, गलती की है, ये किए वो किए हैं, आप माफ़ कर दीजिए? तो नहीं, इस बात को आप याद रखें कि राष्ट्रपति के द्वारा फिजिकली कोई व्यक्ति जा करके वहाँ नहीं गिड़गिड़ा सकता, ठीक है। तो फिजिकली नहीं, ये जो एक आवेदन होता है, क्षमादान पत्र होता है, ठीक ना, उसी के माध्यम से ये बातें वहाँ पर रखी जा सकती हैं, वो व्यक्तिगत रूप से ऐसे नहीं की जा सकती हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि भाई अगर मान लो कि राष्ट्रपति जी ने किसी की फांसी को माफ़ कर दिया है, तो क्या उसको ये बताना जरूरी होगा कि कारण, कि आपने क्यों माफ़ कर दिया? तो कारण बताने के लिए वो कोई जिम्मेदार नहीं होता है। लेकिन क्या इसका जो है राष्ट्रपति के निर्णय को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? हाँ और ना, दोनों भी है। हाँ क्यों? जब बहुत ज़्यादा समय लग जाए। ना क्यों? कि उसके जो जिस आधार पर उन्होंने जो है फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया, उसका स्पष्टीकरण सुप्रीम कोर्ट को देने की ज़रूरत नहीं है राष्ट्रपति को। लेकिन राष्ट्रपति उसकी डेट को जो है निलंबित करके 5 साल लगा देता है निश्चित करने में कि इस एक व्यक्ति को फांसी दी जानी चाहिए। तो इसको चैलेंज किया जा सकता है और इस पर जो है इसकी दोहरी सज़ा मानी जा सकती है, और इसको दोहरी सज़ा माने जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट उसके उस निर्णय को भी जो है क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है। तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास इतना होता है। तो आई थिंक आप मेरी इन बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ गए होंगे तो कमेंट में कुछ बातें अगर आप बता भी देंगे, मैं उसका जवाब जरूर दे दूंगा। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक, और आपसे निवेदन है कि हमारी क्लासों को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक ना। तो जैसे कि आपको लग रहा होगा कुछ बहुत सारी अभी कमियां आपको दिखाई दे रही होंगी, तो धीरे धीरे ये कमियां दूर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन आप हमारे इस चैनल पर बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।